आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने का। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं जो बिल्कुल हमारे ही हैं, ताहिर सलीम साहब, एक्स चेयरमैन कराची सेंटर और काफ़ी सीनियर इंजीनियर हैं जो पाकिस्तानी IEEE में बहुत हमेशा से दखल रहा है उनका। लेकिन उन्होंने चूँकि बहुत सीनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया है सेफ्टी पे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे, और बड़े लेक्चर्स भी दिए हैं। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि इस टॉपिक में अच्छा खासे इनपुट्स देंगे। तीसरे पैनलिस्ट अभी आने वाले हैं जिन्होंने कहा है कि मैं अगले 15 मिनट पहुंच जाऊंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंसे हुए थे। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, ही इज़ चेयरमैन डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आज असल में पहले तो ये मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दे दूँ कि IEEE जो है ये बेसिकली बनी इस वजह से है कि इससे जो इंडस्ट्री को जो और दूसरी चीज़ों को जितना इंस्टीट्यूशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। हम लोगों का काम होता है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। वो हम लेक्चरर्स के थ्रू, सिंपोजियम के थ्रू और फाइनली फिर अभी एग्जीबिशन के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें कि सबको मौका मिलता है, हर इंडस्ट्री को अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का और उनको एनहांस करने का। ये सेमिनार जो उसके साथ अभी एसोसिएट किया गया है रिसेंटली, वो भी इसी वजह से किया गया है कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उनके साथ मिल के ये डिस्कशन किया जाए और सॉल्यूशंस निकाले जाएं। फ़िलहाल इस पर्टिकुलर पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी चैलेंजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। उनके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी होंगे, इकोनॉमिक भी होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं जो कि वो टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, IEEE उसमें क्या कर सकती है और क्या मदद कर सकती है और क्या सपोर्ट कर सकती है, इस पे डिस्कशन होगा बेसिकली। तो मैं पहले मेरे ख्याल में शेख शफीक साहब से मैं पूछूंगा कि वो इस पे अपनी राय जाहिर करें कि क्या समझते हैं कि फ़िलहाल क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर इस पे डिबेट करते हैं। प्लीज़ शेख शफीक साहब। To discuss the challenges and solution of the industries. सबसे पहले मैं थोड़ा अपना तारफ़ करा दूँ कि मैं शेख शफीक जोक वाला हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन। ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से है। हमारे ऑफिस कराची, लाहौर और सियालकोट में हैं, इंस्टीट्यूट हैं हमारे। तो हमारे तमाम मेंबर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं और एक्सपोर्टर हैं। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये जो देखना ये है कि पाकिस्तान 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो टेक्सटाइल का इन एशिया है और 67% शेयर इन एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, employs over 40% of labor force. अच्छा, फिजिकल ईयर 2021 to 22 टोटल एक्सपोर्ट जो थी वो हमारी 31.79 थी, जिसमें से टेक्सटाइल शेयर जो था 19.40 था। हमारे जो मेजर डेस्टिनेशन है वो USA है, UK और यूरोपियन यूनियन है। Woven garments crossed previously highest volume of 3.90 billion, knitwear 5.12. अब हम आते हैं आपके तरफ। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी एक्सपोर्ट
टोटल एक्सपोर्ट जो हुई है डिक्लाइन हुई है इस जनवरी में 22-23 में 22.74 हुई है और टेक्सटाइल में 13.21 डिक्लाइन हुई है। अब इसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्यों, आखिर क्या वजह क्या है कि क्यों ये, इसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि जो कि डिक्लाइन क्यों हुई है बढ़ने के बजाय। होना तो ये चाहिए था कि जो हमने टारगेट पिछले साल लिया है उसको आगे और आगे लेके चले। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं इसमें हम लेके देखेंगे चलेंगे। एक दो चीज़ें, एक तो यह है कि सबसे मुल्क को चलाने के लिए, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट हमारा ये हुआ, तो उससे एक्सपोर्ट इन डिक्लाइन हो गया। It is also relevant to mention here that due to recent economic uncertainty in the country, the national export has been declined 22.74%. Textile export 13.21 during first month of fiscal year 2023. मैं मुख्तसर फिर करता हूँ आपके बात। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि चैलेंजेस क्या हैं, ताकि जो चैलेंज है उनको उसका सोल्यूशन क्या है, ताकि उसके बाद वो एक्सपोर्ट वगैरह या जो भी है बढ़ सके। चैलेंज जो हमें आजकल हैं उसके लिए पाकिस्तान ग्लोबल अप्रूवल ग्रीव significantly in the post-quota regime after 2004. However, Pakistan exports and could not increase substantially competitive across countries due to in the high cost of doing business and industrial import and tariff and complements extension region for low domestic movement. मसला क्या क्या एक्सपोर्ट हो रही है या जो भी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह यही है कि एक तो जो है हमारा कम्पिटिटिव जिन कंट्रियों से है, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, वियतनाम है, उनका हमारा कम्पिटिटिवली जो रेट है इलेक्ट्रिक का या गैस का है, यूटिलिटी बिल वगैरह का है, वो यानी वो तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा है। इस तरह लेबर के भी जो चार्जेस हैं वो पाकिस्तान में अगर जो कहते हैं कि यहाँ पर जो लेबर चार्जेस हैं वो कम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि लेबर चार्जेस तभी कम काउंट होंगे कि उसके प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से हो। कि जैसे एक बांग्लादेश में 8 घंटे में अगर एक कारीगर, एक वीवर जो है मैन्युफैक्चर, वो 8 शर्ट बनाता है, तो वही स्टाइल वही जो है वो तकरीबन यहाँ पाकिस्तान में 6 बनाता है। तो अब अगर हमारे यहाँ सैलरी ज़रा कुछ कम भी होगी तो, लेकिन जब प्रोडक्शन कम होगी तो वो कास्ट जो बढ़ जाती है। इसमें शेख साहब मैं अगर थोड़ा सा इनपुट दूँ, जो मेरे समझ में आया बेसिकली चैलेंज है वो ये है कि आप जब तक कॉस्ट अपनी कम नहीं करेंगे आप बाहर कम्पीट नहीं कर सकते। जी जी, और कॉस्ट में जो मेजर कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस और प्लस लेबर मैं बाद में आऊँगा। जो गैस है वो भी हमारा शुबा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुझे मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी, अगर जनरेटर पर सर्वाइव करना पड़ेगा तो हम किसी तरह से किसी कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा जी। जी जी, तो अब बेसिकली जो मैं जो समझाऊँ ये है कि अलावा उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि किसी तरह से आप अपने जो मेन इनपुट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस और लेबर, इसको कम करें। देखना चाहिए। इसके अच्छा, अलावा आपने लेबर के बारे में बताया कि जैसे कि बांग्लादेश में वो एफिशिएंसी ज़्यादा है मतलब हमारे, ऐसा क्यों है? मतलब ये कि हमारा प्रोडक्शन उनसे कम क्यों है? उसकी यही कि यहाँ पर जो है हमारे वहाँ स्किल लेबर जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो पहले हमारी बात हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जहाँ पे कि लेबर को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जो फैक्ट्रियों में जाके उसको जो प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट हो। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो सकता है। जी जी जी, एक तो चीज़ ये चीज़ें हैं।
दूसरा वो है कि इस पे इंपोर्ट मशीनरी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है लेटेस्ट मशीनरी भी आ रही है, लेकिन जब तक कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस वक्त तक हम कुछ ज़्यादा यानी कि अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जी। हमारा सारा दरमदार जो है डिपेंडेंट हम है वो जी। फॉरेन बायर पे, फॉरेन सप्लायर पे करते हैं, जहाँ से हम मशीनरी ख़रीदते हैं, जी तो जी कास्ट भी उसकी हमें ज़्यादा पड़ती है। तो जब तक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस वक्त तक वो हम जो अचीव है वो गोल नहीं कर सकेंगे। जी। ताहिर सलीम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस पे आप कुछ इसमें कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इस बात पे कि बीइंग अ टेक्निकल मैन, मैं सिर्फ टेक्निकल बातें ज़्यादा करूँगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा इस पर एक्सपोर्ट पाकिस्तान को दे रही है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। और लेकिन ये कि इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंजीनियरिंग नॉलेज ना होने की वजह से, कुछ हमारे इंजीनियर्स भी इसमें लैग करते हैं, इस वजह से जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनता है इसमें बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उनकी, फायर इंश्योरेंस बहुत होते हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। तो उसके हवाले से मैं कुछ सजेशन करूँगा कि वो इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो है ना क्या कहते हैं, ये चीज़ें जब मैं कोई स्टेक होल्डर हूँ, मैं कोई गारमेंट इंडस्ट्री या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रहा हूँ या किसी टाइप की भी कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, उसके अंदर इन चीज़ों का इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। अगर ये स्टेक होल्डर चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इनके ऊपर थोड़ा सा या अपने स्टाफ से या अपने इंजीनियर से पूछ लें तो बहुत सारी कम कॉस्ट में इनके काम हो सकते हैं और इनको फ्यूचर में भी ब्रेकडाउन नहीं होंगे, फायर इंसिडेंट नहीं होंगे, तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें सबसे पहले ये है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर है, तो वो टेक्निकल चीज़ों को मैं नहीं समझता कि जो नॉन टेक्निकल आदमी भी उनका, जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो उस पैसे की सही यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में भी, इवन जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन चीज़ों को कोई ख्याल नहीं रखा जाता और बाद में इसमें बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या क्या देखना चाहिए। मैं चाहे गारमेंट इंडस्ट्री चला रहा हूँ, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहा हूँ, एयर जेट लूम चला रहा हूँ, उनके अंदर ये सब कुछ है। तो पहला आइटम तो उसमें ये है कि सेफ्टी कंप्लाइंस। सेफ्टी कंप्लाइंस तो मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारा देखा है, बहुत कम है सेफ्टी। लोग समझते हैं कि ये सेफ्टी पे जो भी पैसा हम लगा रहे हैं ये वेस्ट है, फिर जब आग लग जाती है तो तब उस नुकसानात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अगर आपके जो भी स्टाफ है या टेक्निकल स्टाफ है या इंजीनियरिंग स्टाफ है, वो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो आप भी यही समझते हैं कि कहीं पे भी आग लगती है तो वो उसको बिजली की आग कह देते हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो एक तो उसकी जो है ना क्या कहते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसर करके आपको बताता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं प्लांट लगा रहा हूँ या पुराना प्लांट भी है तो मुझे उसका शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है कि इस शॉर्ट सर्किट की बेसिस पे मेरे कंपोनेंट भी सेलेक्ट होंगे तो मेरी फायर प्रोटेक्शन भी होगी और सेफ्टी कंप्लाइंस भी होगी। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है कि शॉर्ट सर्किट मीन्स कि अगर आपका कोई केबल ग्राउंड से हो जाता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा करंट पास होता है उसके हवाले से मेरी प्रोटेक्शन किस हद तक और कितना टाइम, और इसका जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है, आईसी के कोड में है तो 0.1 सेकेंड है। ताहिर साहब, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल जो शेख साहब की जो मसला है बेसिकली वो ये है, वो ये कहते हैं कि मेरी बिजली की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है। मैं आ रहा हूँ अच्छा, हाँ। मैं उस पर छोटी छोटी जी। मैंने कहा कि कुछ बात हो जाए इसके ऊपर जी। कि जारी बात है, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं लोगों ने, हाँ। और उसके लिए मतलब थोड़ा सा कॉस्ट है, कुछ 5-10% कॉस्ट लगेगी और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ हो गया प्लांटों के ऊपर, जिसमें आप VFD वगैरह UPS वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी जनरल टर्म्स है। तो उसमें उसका ये हार्मोनिक एनालिसिस करना भी बड़ा ज़रूरी है। हार्मोनिक का एक सर्टन लेवल मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके लॉसेस बढ़ेंगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी और आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर आप हार्मोनिक की जो भी अगर VFD खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अगर बिल्ट इन हार्मोनिक फिल्टर लगा लें या उसकी अर्थिंग प्रॉपर हो
तो वो इसके बहुत सारी प्रोटेक्शंस हो सकती है। मैं इतनी फर्दर डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसमें आप अपने स्टाफ को भी कह सकते हैं कि हार्मोनिक किस लेवल पे आपने रखा है। और इसका जो THD लेवल है, जिसको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं, वो 5 to 8% होता है। तो आपको उसके अंदर रखना, जो कोड कहता है, मैं कोड के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वोल्टेज अनबैलेंस तीनों फेजेस में, जब 3 फेज आ रहे हैं तो इसमें वोल्टेज अनबैलेंस, उससे भी ये होता है कि आपकी मोटर है, मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, हीट लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हवाले से जो कोड कहता है वो 1% से 2% से इनकी वोल्टेज अनबैलेंसिंग अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। नहीं तो ये है कि आपका प्लांट इनएफिशिएंट चलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन आ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन के साथ ब्रेकडाउन और फायर इंसिडेंट्स के खतरात आपके सामने रहेंगे। Yes, let's welcome Dr. Mirza Akhtar Beg. Welcome, Dr. Saab. I guess you have been telling all sorts of things to press right now. No, we had a press conference as the press club. वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन बिजनेस कम्युनिटी की जो लॉन्च हुई है उसके सिलसिले में बतलाना था। फिर जो IMF के लिए शौकत तरीन साहब ने बात वगैरह की, KPK के फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के, वो बिजनेस कम्युनिटी ने कंडेम किया है कि बगैर किसी सियासी एफिलिएशन, ये तो मुल्क को एक हमें IMF का किस्त मिलने जा रही थी, एग्रीमेंट फाइनल बोर्ड से हो रहा था, उस पर कोशिश की गई कि वो ना हो, और ना होने के माने डिफ़ॉल्ट था। तो अगर आप इस हद तक जाते हैं कि रियासत से पहले सियासत, तो ये बहुत गलत बात है। तो उसकी आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहीं से हमने कंडेम करा है और हमने कहा कि आप सियासत में कहीं ना कहीं तो बाउंड्रीज आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी और सियासत को माशियत से अलहदा रखना पड़ेगा। एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के आगे पीछे कवर करके चलना और फिर इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता। तो अच्छा, आप माफ़ कीजिएगा, मैं वो एक इम्पोर्टेंट मसला था तो उसमें देर हो गई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से सीधा भाग के यहाँ पहुँचा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी असल में यहाँ बेसिकली टॉपिक ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IEEE इंजीनियरिंग। जी साइड कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हाँ, मैं ख़त्म कर लूँ पहले थोड़ा सा कुछ, मैं ख़त्म कर लूँ ना अपना। अच्छा, इन्हें ताहिर साहब अभी अपना वो कर रहे थे, लेकिन फिनिश इट ऑफ फर्स्ट। एक्चुअली कुछ शफीक साहब ने कुछ बात की थी और मैं जो इंजीनियर हूँ तो मैं इसके टेक्निकल ग्राउंड से बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकल ग्राउंड में जैसे आपकी चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। लेकिन इस एक्सपोर्ट का डिसएडवांटेज ये है कि फायर इंसिडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और आपकी ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको उसका जो है ना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ब्रेकडाउन आवर्स को आपको कम करना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। तो मैंने ये देखा है कि इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर बेग साहब को इंडस्ट्री लगा रहे हैं, शफीक साहब को इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो स्टार्ट में या बाद में भी आप ये मतलब ये कि नॉन अवेयरनेस बहुत सारी, लेकिन वो किसी नुकसान का जवाब नहीं हो सकता नॉन अवेयरनेस। तो उसमें एक तो था, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, उसमें शॉर्ट सर्किट एनालिसिस ज़रूरी है, इसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हार्मोनिक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मतलब आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ है, आप EFD का बहुत इस्तेमाल करते हैं, UPS का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हार्मोनिक एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह वोल्टेज अनबैलेंस, ये कोई भी ख्याल नहीं रखता। मैं सारी उम्र एक प्लांट पे काम करता रहा मेंटेनेंस का, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। तो इसकी जो लिमिटेशन कोड की कंप्लायंस के हवाले से, ये 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 फेज सप्लाई आ रही है तो उसमें 1% से ज़्यादा वोल्टेज, नहीं तो क्या होगा, आपकी मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। मतलब ये इसके बाद लेकिन चैलेंजेस जो हम इंडस्ट्री को हैं वो तो उस पर तो काफ़ी डिस्कस हो चुकी है मेरे ख्याल में, और मिर्ज़ा अख्तियार साहब ने भी माशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात की है। अब हमको सलूशन की तरफ आना चाहिए कि उसका क्या सलूशन, क्या हल क्या है, जिससे कि वो आगे जाके हमारी इंडस्ट्री भी चले और एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। तो उस सिलसिले में हमने
जो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जैसे हालात सैलाब के चल रहे हैं और मुल्की हालात चल रहे हैं, अनरेस्ट है मुल्क में, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनको चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशल पैकेज और गवर्नमेंट के अपना एक्सपोर्टरों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज अनाउंस करे ताकि उससे को वो सरवाइव कर सके। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमें मार्कअप में, ये पिछले एक साल से मार्कअप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रीफिनांस जो है उसमें रेट बढ़ा दिया हमने, और हम स्पेशली एसएमईज़ के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको रीफिनांस, चूँकि वो उसमें पूरा नहीं उतर सकते गारंटी, बैंकों को गारंटी वगैरह देने के लिए, तो उनको नहीं मिलता। हालांकि मुल्क में तकरीबन 70 या 75% एसएमईज़ हैं। हमारे ख़ुद की जो परिगमिया पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन है, जो कि पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है, और सारे हमारे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, उसमें भी तकरीबन 78% एसएमई से तल्लक रखते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशली एसएमईज़ के लिए कोई पैकेज अनाउंस करे ताकि वो आगे बढ़ सके। एसएमईज़ के बगैर तो कोई भी मुल्क इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ उसमें से कुछ मैंने बताया कि मार्कअप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। तो मेन जो चीज़ है कि मशीनरी इंपोर्ट के बजाय वो भी होनी चाहिए लेटेस्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ना वो इंपोर्ट होनी चाहिए ताकि उसके फ्यूचर में जाके हम उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सके। थैंक यू यशवी साहब। मैं ताहिर सलीम साहब से चाहूँगा कि ये मेंटेनेंस वाला पार्ट जो बात हुई थी उसके ऊपर कमेंट करें। अभी बेग साहब ने एक बात की है कि डॉक्यूमेंटेशन को फेंक दिया जाता है। इनफैक्ट मैं सिर्फ एक, हमारा कल्चर ये है, मैंने चूँकि खुद प्लांट पे काम किया हुआ है, तो हमारे कल्चर एक ये है कि जो टेक्नीशियन लेवल के नीचे से ऊपर आते हैं, तो इनकी बेसिक एम भी होता है कि जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो सिर्फ मेरे पास महफूज रहे, किसी और के पास ना हो, ताकि मेरी चौधराहट कायम रहे। इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी ये है कि जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्लांटों में तो ख़ास तौर पे गायब कर दी जाती है टेक्नीशियन लेवल पे, और उसके बाद हर इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता है। तो अपने लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो कहता है देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इंजीनियर बेचारा ब्लाइंड हो जाता है, ना उसके बाद ड्राइंग है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसका हल सिर्फ ये है कि हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, और उस प्रॉपर की कई कापियाँ होनी चाहिए, ये ताकि किसी को मौका ना मिले कि इस डॉक्यूमेंटेशन को गायब कर दिया जाए। ताहिर साहब का बेसिकली कहना ये है कि एवरी इंडस्ट्री शुड हैव ए प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। क्योंकि इससे इन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जो टोटल कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ रनिंग इन इंडस्ट्री, वो 20 से 30% तक सेव की जा सकती है अगर प्रॉपर मेंटेनेंस अगर हो जाए तो। दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं प्रॉफिट्स की, तो उसमें आप 2% ऐड कर रहे होते हैं। जब यहाँ अगर आप किसी तरह से किसी एक शोबे में भी अगर 15-20% अगर बचा सकें, दैट वुड बी कंसिडरेबल अमाउंट। तो इस पे अगर कोई फर्दर कोई कमेंट करना चाहें डॉक्टर ताबिक, आप कुछ चाहेंगे इस पर कमेंट करना? डॉक्टर साहब। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में, कुछ चीज़ें हालात पर होती हैं। जी जी जी। अब हमारा आईएमएफ से प्रोग्राम जब एग्रीमेंट होने जा रहा था, तो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाने शुरू करे, और ये 10 सिंगल डिजिट से 15% पे ले गए। जब स्टेट बैंक के रेट 15% हुए तो बैंकों ने 17% चार्ज करना शुरू कर दिया। अब 17.5% आप कमा के बैंक को भी दें, और फिर आप 5-10-15% अपना प्रॉफिट भी रखें, वो तो कोई बिजनेस नहीं रहा है। लिहाजा माली लागत, जिसको फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं, यकीनन जो शफीक साहब ने कही है, बहुत बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल इनपुट्स जिसमें बिजली और गैस है, उसकी लागत बढ़ गई है। रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी,
कि ये मुकामी दस्तयाब होगा, वो अब चेंज हो गई है बात। अब रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है आपको ज्यादा कीमत देके, उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। कंटेनर जो फ्रेट है वो जरा दिलचस्प बात है, आप जरूर सुने गौर से। मेरा अपना बेटा होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है काफी, जर्मनी। वो $800 40 फीट कंटेनर जाते थे, शफीक भाई यही था ना 2020 में। फिर बढ़ के वो $8,000 हो गए, अब कम करके 6,000 के करीब है। क्या बात हुई है? कंटेनर कोविड में आना बंद हुए पाकिस्तान, क्योंकि लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब जब एक्सपोर्ट खोली तो कंटेनर ही नहीं, और जो इधर उधर पड़े हुए थे वो सब चाइना ने महंगी कीमत पे उठा लिए। 5,000 कंटेनर आस पास के पोर्टों से वो चाइना ने उठाए, कीमत उसने मुंह वाली दी। ये सब चीजें आप देखें जो पहले इतनी शदीद नहीं थी, जिससे हमारी माली लागत पड़ी है और हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रोड हुई है। एक बात हमारी अच्छी थी, और वो बात ये थी कि कोविड का पाकिस्तान में इम्पैक्ट कम देखा गया है। बांग्लादेश, ताइवान, चाइना के मुकाबले में, लिहाजा बायर ने हमें पहली चॉइस समझा, ऑर्डर हमें दिए कि यहाँ से सप्लाई शिपमेंट हो जाएगी। लेकिन अब वो कोविड का भी जो हैवॉक था वो खत्म हो गया है, तो अब फिर नॉर्मल ऑर्डर प्लेसमेंट हो रहे हैं चाइना में, ताइवान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। ये सब वो चीजें हैं जो ऑड हैं। आखिरी चीज, टर्फ फाइनेंसिंग एक स्कीम हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई थी 3% फाइनेंसिंग पे। $2.5 अरब यानी 500 अरब रुपए की मशीनें आई, और लोग चाहते थे एक्सपेंशन करें। जब मशीनें आई तो रेट 17% हो गया। इसके लिए वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत आपको थी, नई मशीनें जब लगेंगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल होगा। वो 17% पे बारे में नहीं आया, कुछ बैंक देने को भी तैयार नहीं है। आज वो मशीनें पोर्ट कासिम वेयर हाउसिंग में बहुत सारे कस्टमर्स की वेयर हाउस में पड़ी हैं लगने के बजाय। क्यों? कि ये जो हालात चेंज हुए हैं, ये किसी ने फोर्सीन नहीं किए थे कि 17% मार्कअप हो जाएगा, बिजली की कीमत IMF के कहने पे गैस की कीमत बढ़ा दी एक जाएगी। बात बताएं, क्या ये मशीनरीज इंपोर्ट हो रही हैं, क्या कोई ऐसी मशीनरी नहीं जो यहाँ बन सके? देखिए, हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से टेक्सटाइल में एक मैं मिसाल दूंगा। एक चीज होती है रिंग ट्रेवलर, उसको उर्दू में आप लोग कहते हैं छल्ला। ये रिंग ट्रेवलर में डाल देते हैं तो उससे रिंग जो है वो घिसता नहीं है, ज्यादा दिन चलता है। वो एक छल्ला है, टीन का कह लीजिए, स्टील का हम कहते हैं। वो अगर हम लोकल बनाएं, क्योंकि वो हर रोज हजारों छल्ले स्पिनिंग मिल में, रिंग में डाले जाते हैं, हजारों। तो हम अगर इसको यहां बनाए छल्ले तो इसकी कीमत शायद 5 रुपए की पड़ेगी। मैं ये चाहूंगा, वहां से चाइना से जो हम मंगाते हैं वो 40 पैसे में पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजें, ऐसे छल्ले और ढूंढ लें आप जो ये हो सकते हैं। सीरियस मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे पॉइंट आउट आप करें कि ये पार्ट्स ऐसे हैं, हो सकता है यहाँ बनाने वाले मिल जाएं, जो कि आपको ठीक हो सकता है शुरू में। इकोनॉमी ऑफ स्केल आसिफ साहब, जी जी, चाइना का बना हुआ पूरा दुनिया जाता है, इतने मिलियन छल्ले बनते हैं। पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल जितने छल्ले बनाएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसकी कीमत ज्यादा आएगी। तो ये सब खेल है इकोनॉमी ऑफ स्केल का। सही है इसमें। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि अगर कोई सवालात किसी के हैं तो प्लीज़ गो अहेड, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें जनाब, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अखलिफ़ ली फ़ी मुसीबती व खैरम मिन्हा, इस मुसीबत में से खैर अल्लाह ताला बरामद करें।
सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि आप ये कॉन्फ्रेंस इतने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह, एंड आई ऑलवेज इन्जॉय कमिंग हियर। अभी एक कंपनी के स्टॉल पे जाने का मौका मिला जहाँ पर स्वीडिश, अमेरिकन, ब्रिटिश तमाम ब्रांड्स मौजूद थे और लफ्ज़ इंटरनेशनल भी था, लेकिन ब्रांड के नीचे कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक पीस इकानमी के माइंडसेट से सोचें, बीइंग पाकिस्तानी, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी वार, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ वॉर इकानमी, हम तो विक्टिम हैं वॉर इकानमी के। तो मेरा एक सिर्फ सवाल ये है कि जब मैं दाखिल होता हूँ इस एग्जीबिशन में, तो मेरे पास कोई टेक अवे नहीं है, मेरे पास कंक्लूजन नहीं है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन का व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज़ माय टेक अवे? आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, दो आई एम अ physicist, and I believe in the very power of gravity and the very power of the pendulum, as you say, the time. So my humble request is that you must catch this very opportunity on the diplomatic corridor also. You must ask Swedish people to come, you must ask the Americans to come, that how much, for example, Schneider is such a big company in Pakistan. And I'm working, in fact, I'm a student of Cambridge. I'm not trying to self-promote myself. What I'm trying to say is, after the Abraham Accord in UAE, Jews, Christians, and Muslims wants to live in a harmony. So I believe that we should contribute not just to make a shop where the things are exhibited. What is our contribution for this very concept of who we are as Pakistanis? And I think we are a tremendous group of people, alhamdulillah. In general, we have been talked about as, of no value. But with these remarks, I would only recommend that in the years to come, work on the business intelligence of our contribution, even as a consumer. So I have come across with some Pakistanis company which are working. So that's all I want to say, that I feel that I still have the thirst of knowledge. I met with a company where it's written technology and knowledge 1950, some company called Hosseini Company. I'm going to interview them. So I would say that let's talk about the next generation, which is the wisdom. So where is the wisdom of Pakistanis? So that's what I feel, and I'm very thankful for that you gave me this. Thank you. Thank you for coming, sir. Thank you for Opportunity. much, yeah. Opportunity. We can take one more question, please. Mike Piche. अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। सर मैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आप मेरे सीनियर हैं, बॉस भी रहे हैं मेरे, आप पहचान गए होंगे सर मुझे। सर मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि इस वक्त आपका ताल्लुक़ हुकूमत वक्त से है, और जैसा कि हमने देखा कि इस वक्त ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स जो थे, जो 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स, टेक्सटाइल, कारपेट, लेदर और ये सब, वो ख़त्म कर दिए गए थे। फिर उनको पार्शली बहाल किया गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में प्रीवियस गवर्नमेंट ने। सर इस हवाले से आपका क्या लाहे अमल है, अब क्या आप सजेस्ट करते हैं या प्रपोज करते हैं? दूसरा सवाल सर, प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो थी, उसकी डिस्टिंक्ट जो एक पोजीशन थी वो ख़त्म करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जम कर दिया गया। सर मैं ये कहूँगा कि सर इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, उसकी एक अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब उसके कॉमर्स डिवीज़न का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक डिवीज़न बना दिया गया है। तो सर आपके ख्याल में क्या ये सही कदम है या इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए? दोनों सवाल बहुत ही अच्छे, बहुत रेलेवेंट हैं। देखिए पहले तो मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर के बतलाऊं कि ये हमने टेक्सटाइल की सेपरेट गिलानी साहब के वक्त में मिनिस्ट्री की थी, फिर मैं उनका एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल लगाया गया था, फिर टेक्सटाइल ने माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ दिखाई। अब ये पिछली हुकूमत ने टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री ख़त्म करके टेक्सटाइल को कॉमर्स में जम कर दिया, और एक डिपार्टमेंट, शर्म और अफसोस आता है कि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हर महीने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से मिलता है, हर महीने। वो परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करते हैं, मसाइल भी डिस्कस करते हैं, और पॉलिसियों में जो तब्दीली वगैरह की ज़रूरत है वो करवा के और ऐलान करते हैं।
55% एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल सेक्टर से आती है, आपने उसकी मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। तो ये बड़ा अलमिया है, आप सही कह रहे हैं। पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, वो 5 सेक्टर थे जो जीरो रेटेड, जिन पे सेल टैक्स किया हुआ था। क्योंकि सेल टैक्स जब 17% लगाते थे किसी एक्सपोर्ट पे, तो पता चला 5-6 महीने में 8-10 करोड़ रुपए सेल टैक्स का फंस जाता था। इतना ही वर्किंग कैपिटल होता था हमारा। तो वर्किंग कैपिटल से वो पैसे घुस गए और अब आपके पास कॉटन लेने के लिए पैसा नहीं है, डाइस केमिकल्स के लिए नहीं। तो उन्होंने ख़त्म किया था। अब दोबारा उन्होंने IMF के कहने पे लगा दिया कि वो किसी सेक्टर को एग्जम्पशन नहीं देना चाहते। अब उन्होंने एक सिस्टम बनाया है इसके रिफंड का, फास्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो छोटे एक्सपोर्टर हैं वो फास्टर के तहत अभी नहीं आए हैं, तो वो अभी उनकी चीखें अपनी जगह हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सेल टैक्स आप ले रहे थे उससे ज़्यादा रिफंड कर रहे हैं आप। तो इसको जीरो रेटेड कर देते आप तो वो अच्छा था। बहरहाल ये इस हुकूमत, इससे पहली वाली हुकूमत ने बजट में लगाया था, लेकिन पीछे इसके वही IMF था। Thank you, Dr. Sam. Thank you so much. Thank you so much. Let me summarize the whole evening. जैसा स्टार्ट किया था शेख शफी साहब ने कि हमारे बेसिक इनपुट्स हैं वो अगर कम हो जाएं तो हम एक्सपोर्ट के काबिल हो सकते हैं, हम compete कर सकते हैं। इस पे डॉक्टर इख्तियार बेग ने कहा कि यस हमारे पास डैम्स होना चाहिए थे जिससे फ्लड ना आता, जिससे बिजली बन जाती, सस्ती बिजली अवेलेबल होती, सोलर प्लांट्स लगाएं, विंड लगाएं, उससे बनाएं। इस पे हमारे ताहिर सलीम साहब ने सजेशन ये किया कि मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस से, प्रॉपर मेंटेनेंस से बहुत सारे एक्सपेंसेस सेव किए जा सकते हैं। टोटल जो मोटर्स लगी हुई हैं उनका नॉर्मली जो करते करते उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है। अगर उनकी सही मॉनिटरिंग की जाए, उनकी सही मेंटेनेंस की जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं लगेंगी, टोटल कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे मेजर्स हैं जिनसे कि हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और इस काबिल हो जाएं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। इस वक्त क्या मेरे ख्याल में बहुत अरसे से टेक्सटाइल हमारा मेजर एक्सपोर्ट रहा है और जिससे कि हम ज़्यादा मवाला कमाते हैं, जिससे हम सुबह शाम जो डॉलर का रोना रोते रहते हैं कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर घट गया, ये इसी से कंट्रोल होता है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी पोजीशन बेहतर नहीं होगी। तो लेट्स somehow do that, and thank you very much. Thank you all. I would like to thank all the 3 panelists. Now I would request our Honorary Secretary Manish to take over. Thank you all the panelists. Thank you Asif Saab for having a very fruitful discussion. टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा क्रिटिकल सेक्टर है और जाहिर है उसी हवाले से जो इनके इश्यूज़ हैं वो भी बड़े क्रिटिकल हैं। तो ये 1 घंटे 2 घंटे की डिस्कशन में ना हम इसको पूरी तरह कवर कर सकते हैं और ना इसका कोई सलूशन सामने आ सकता है। लेकिन इख्तियार साहब ने, ताहिर साहब ने और शफीक साहब ने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं। मेरा ख्याल है ये हमें एक बेस लाइन देते हैं। इसी को सामने रख के अब हम अगले जो भी हमारे सेशंस हैं या इवेंट्स हैं उसके अंदर इसकी मज़ीद डेलिब्रेशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जॉइंटली कोलैबोरेट करके इन मसाइल्स के सलूशन की तरफ जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द वाइस चेयरमैन IEEE Karachi Center, Engineer Ishtiaqul Haq, to please come on stage and distribute the mementos to our panelists and moderator for conducting this session. Thank you.